नमस्कार दोस्तों, प्रभा आईसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रभा ऐप पर जो 69 बीपीएससी से प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन आंसर डिस्कस मेंस का करने की जो जर्नी शुरू किए थे, उसी जर्नी की अगली कड़ी में आज हम लोग 67th बीपीएससी मेंस का जो GS1 का पेपर हुआ है, उसमें सेक्शन 1 या सेक्शन ए जो हिस्ट्री का पार्ट है उसकी डिस्कस करेंगे। और आपको पता होगा कि बिहार पीसीएस में 67 से बदलने की एक शुरुआत हुई थी। हालांकि पूर्णतः नहीं बदला था, लेकिन अगर उस दौर की बात करें तो देखिएगा कि हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन 38 मार्क्स के, और फिर एक जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें 3 ऑप्शन 19-19 नंबर के, जिसमें से किसी 2 को लिखना था और इधर 5 में से कोई 2 लिखना था, है ना। तो वहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ और 68 से तो जो लघुतरीय क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो 68 से शुरू हुआ, जो 8 मार्क्स का या 7 मार्क्स के क्वेश्चन जोड़े गए, है ना। तो उसकी हम अलग से डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। अगर हम आगे चलते हैं तो फिर ये देखें कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो है इस ऐप पर, प्रभा आईसीएस एकेडमी के ऐप पर, यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी या अदर ऑल स्टेट्स जो जैसे जेपीएससी हो गया या फिर अदर स्टेट्स के भी प्रीलिम्स मेंस के यहाँ पे मटेरियल और जो है क्लासेज ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में चलती है, जिसका जो है आप जिसकी जानकारी आप समय समय पर जो है गूगल प्ले से या फिर जो है इसके प्रभा ऐप के यूट्यूब चैनल से आप पता कर सकते हैं। और इस ऐप से जोड़ने के लिए आपको ये स्कैनर है जो स्कैन कर सकते हैं। बाकी अधिकतम जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं कि आप जो है किस तरह से क्या हो रहा है। इसके आगे जब चलते हैं हम लोग, तो ये प्रभा आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, जिस पर जो है ये कह सकते हैं कि टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इस स्कैनर के द्वारा आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे सभी सूचनाएं और पीडीएफ फॉर्म में जो भी मटेरियल होते हैं वो समय समय पर डाले जाते हैं, जिसका आप सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। या करंट अफेयर्स हो या कोई और भी सूचनाएं हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि कल भारत रत्न अगर किसी को दिया गया तो 5 लोग कौन कौन से हैं, किस फील्ड से हैं, इसकी डिटेल्स जो है एक वर्णन आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ के मामला के द्वारा दे दिया जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। 17th और 71 बीपीएससी के लिए यहाँ जो है फाउंडेशन कोर्स की भी शुरुआत हुई है, जो प्री कम मेंस है, प्री का भी और मेंस का भी। और ये बैच जो है अभी नई शुरुआत हुई है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। आप ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में, दोनों में जुड़ सकते हैं। इसके आगे जब चलते हैं हम लोग, तो फिर ये मेंटरशिप का प्रोग्राम है। मेंटरशिप का प्रोग्राम जो है वो 70th बीपीएससी 70वीं बीपीएससी के लिए है, जिसमें 36 टेस्ट मेंस का होगा और 20 टेस्ट जो है वो प्रीलिम्स का होगा। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें बताई गई हैं आप जो है इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रत्येक सप्ताह में टारगेटेड सिलेक्टिव टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक और माइक्रो नोट्स की बातें, मासिक करंट अफेयर्स और 1500 करंट अफेयर्स की बुकलेट या जो भी चीज़ें जो इस पर की गई है वो सब चीज़ें आपको दी जाएगी। और ये भी कोर्स बहुत आसानी से उपलब्ध है, जिसका फ़ी आप देख सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में दोनों अलग अलग हैं। और इस पर भी अधिक जानने के लिए आप इस दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं, फिर यहाँ से चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। बाकी अब हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं, और हमारा आज का सब्जेक्ट है 67th बीपीएससी के जीएस सेक्शन का, जो जीएस का सेक्शन 1 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 67th बीपीएससी जो मेंस हुआ है, मुख्य परीक्षा हुआ है, इसके GS1, क्योंकि 2 GS होते हैं, GS1 और GS2, और GS1 का सेक्शन 1 या कह सकते हैं सेक्शन ए, जिसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं हिस्ट्री और साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर, इन को लेकर के यहाँ चर्चा होगी हमारी। और ये चर्चा जो है ये होगा कि 67 बीपीएससी में जो क्वेश्चन आए हैं उसका एक सिनॉप्सिस या फॉर्मेट कैसा हो सकता है, क्या क्या उसमें हमें लिखना चाहिए, और इसके माध्यम से आप चीज़ों को जानकारी प्राप्त करेंगे।
और साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा एक नई सोच को डेवलप किया जा सकता है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी हम इस चीज़ों को देख लेते हैं एक बार, सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन चला गया होगा, इस पर इसको देख लीजिए और फिर आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन की डिमांड क्या कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों को उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए, है ना। इसमें दो क्वेश्चन हैं। एक तो क्वेश्चन पहला जो हेड है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करिए, और दूसरा हम चर्चा ये कर रहे हैं कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। मतलब जो शुरुआत के जो राष्ट्रवादी थे उनकी ब्रिटिश नीतियों के प्रति क्या सोच थी, उनकी ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। और दोनों सेक्शंस को हम इसी तरह से देखेंगे। आ जाइए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है, अगर हम उसकी चर्चा करते हैं तो एक दौर है जिसको हम लोग कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, और इसकी हम रिजल्टेंट की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रिजल्टेंट का मतलब है परिणाम, और इसकी परिणाम की अगर चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कि इसका परिणाम जो है वो भारत के लिए असफल रहा। और असफल रहा इसके पीछे जो सबसे बड़ी सी कारण है, अगर उसमें हम लोग कुछ कारण की चर्चा करें तो एक कारण है लैक ऑफ यूनिटी। क्या भाई? लैक ऑफ यूनिटी। और दूसरा हमारा कारण है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो ये कह सकते हैं कि एकता की कमी और फिर संगठन का अभाव। एकता की कमी और संगठन का अभाव, ये दो बड़े से कारण हैं जिस कारण से रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौर में इन बैलेंस को, इस कॉज को पूरा करने के लिए, इसे मजबूत करने के लिए हमने चीज़ों को डेवलप करने का प्रयास किया। अब यहाँ हम लोग ये समझेंगे इस दौर की जो नीतियाँ थी, इस समय की जो सोच है, वो कहीं ना कहीं एक नई सी व्यापकता को जोड़ता है। और यही कारण है कि इस व्यापकता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण कारक थे जो उस समय की स्थितियों को डेवलप कर रहा है। इसके आगे जब हम चलते हैं तो थोड़ा सा ये चर्चा करनी होगी इस दौर में क्या क्या और भी कारक थे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो उस दौर का सोशल कॉज क्या है ना। उस समय की कुछ रिलीजियस कॉज भी है क्या, इसकी भी चर्चा। और उस दौर के उत्तरदायी कारकों में अगर हम बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है पॉलिटिकल कॉज। यहाँ पे जो है हमारी एक डिमांड थी और वो डिमांड है इंडिपेंडेंट इंडिया। क्या भाई? इंडिपेंडेंट इंडिया। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आज़ाद भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना। स्वतंत्र भारत या आज़ाद भारत। अब देखिएगा यहाँ दो तीन बातें समझ लीजिएगा। एक तो स्वतंत्र भारत की बात कर लेते हैं या आज़ाद भारत की बात कर लेते हैं, जो अपने आप में चैलेंजिंग है। अब यहाँ पे ये व्यापकता हो जाएगी कि जिस स्वतंत्र भारत की परिकल्पना की हम बात करते हैं, जिस स्वतंत्र भारत की स्थापना की हम जो बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं 1885 के दौर में एक नई अप्रोच के साथ जुड़ता है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत दौर की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत दौर में जो यहाँ एक्सेप्टेंस थे वो थे मॉडरेट, है ना। मॉडरेट का मतलब है नरमपंथी, या इसी को हम लोग कह लेते हैं उदारवादी, है ना, उदारवादी। और ये जो इनकी जो डिमांड है वह कहीं ना कहीं एक नई सी एक्सेप्टेंस को डेवलप करता है। वो नॉन वायलेंस की एक्सेप्टेंस हो या फिर जो है सत्य, ट्रू की एक्सेप्टेंस हो। सत्य और अहिंसा की बात की गई। सत्य और अहिंसा ये कहीं ना कहीं एक नई सोच को विकसित करता है। इसके साथ ही इस प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं
कि इनकी अप्रोच जो है वो शुरुआत दौर में 20 वर्ष तक एक ही जैसा रहा। यानी कि अगर हम लोग शुरुआत की विचारधारा की बात कर ले तो वो जो है आपकी चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। चाइल्डहुड डेवलपमेंट, और ये दौर है 1885 टू 1905। ये कहीं ना कहीं एक नई सी अप्रोच को डेवलप करता है, और यही कारण है कि इस समय की अगर हम विचारधारा की बात करें, इस समय की हम उत्तरार्ध की, इस समय की शुरुआत की बात करते हैं, तो एक दौर है और ये शैशवावस्था का दौर है जो कहीं ना कहीं एक नई अप्रोच को डेवलप करता है, और ये अपने आप में चैलेंजिंग भी है। तो यहाँ पे हमारी ये बात हो गई। और दूसरी, अगर इस सिस्टम्स की डेवलपमेंट की बात करें, ब्रिटिश नीतियों की बात करें, तो फिर हम लोग इस बात की चर्चा कर सकते हैं इस दौर में, यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो 1757 टू 1857 जो है वो 100 ईयर्स का इतिहास है, और ये कहीं ना कहीं भारत को एक इंडिपेंडेंट इंडिया की ओर अग्रसर करने की बात करता है, आज़ाद भारत की ओर अग्रसर करने की बात करता है। और ये महत्वपूर्ण सोच भी है कि कहीं ना कहीं एक नई विकास की दौर को शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो एक नई दौर और सेफ्टी बल्ब की परंपरा की डेवलपमेंट, जहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थापना, जो कांग्रेस है उसकी स्थापना का 2 टर्म्स हम देखेंगे। एक तो जो है इसकी ट्रू इवेंट, और दूसरी इसकी माइथोलॉजी। इसकी माइथोलॉजी यानी कि कांग्रेस की स्थापना का हम लोग सच की बात कर लेते हैं, और कांग्रेस की स्थापना का हम मिथक की बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक नई सी सोच को डेवलप करते हैं। इसके बाद जैसा सोच दादा भाई नौरोजी का रहा, जैसा सोच दादा भाई नौरोजी का रहा, जैसा जो है WC बनर्जी का रहा, और फिर ही जैसा सोच आनंद मोहन बोस का रहा। ये कहीं ना कहीं एक नई सी सोच है, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है। इस दौर में हम लोग बात करेंगे तो बदरुद्दीन तैयब जी भी आ जाएंगे, और इसी दौर में MG रानाडे, इसी विचारधारा के साथ MG रानाडे भी आ जाएंगे, है ना। बदरुद्दीन तैयब जी भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और थर्ड जो INC सेशन हुआ था कलकत्ता, सॉरी, चेन्नई में, उसके ये अध्यक्ष भी थे। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों की जो मांग थी, इस मांग का कहीं ना कहीं एक बहुत अप्रोच रहा, और इसके पीछे कारण है इनकी जो है नन वायलेंस की पॉलिसी, नन वायलेंस की पॉलिसी, और वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और यही कारण है इस दौर में एक नई से शुरुआत की दौर हुई। सेफ्टी बल्ब की अगर हम नीति की बात करें तो एक बात समझ लीजिए कि सेफ्टी बल्ब की जो सोच है, या जो उसकी जो नीति है, वो कहीं ना कहीं लॉर्ड डफरिन को मजबूर करता है INC की स्थापना के लिए। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका एओ ह्यूम की भी है, क्योंकि एओ ह्यूम जो है वह है अपने समय के जो है वो एक अधिकारी ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर, जो शिमला के संत के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी भी महज जो है अत्यधिक योगदान है, और एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि सोच थी जो दादा भाई नौरोजी के साथ डेवलप होता है। और यही कारण है इस विकास की अवस्था की बात करें, यहाँ की सोच की बात करें, तो एक नई अप्रोच को हम डेवलप करते हैं जो अपने आप में चैलेंजिंग भी है और महत्वपूर्ण भी। इसके आगे जब चलते हैं तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 1857 टू 1947 मध्य बिहार में पाश्चात्य और तकनीकी शिक्षा के विस्तार क्रम में अनुरेखित कीजिए, के क्रम अनुरेखित कीजिए। क्वेश्चन रिपीट है, 68 में भी पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले भी, है ना। अब इसमें जो है अगर हम थोड़ी सी बात करें तो वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन, वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन,
और भी कहाँ भाई, बिहार में। तो अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हम शुरू करेंगे। वेस्टर्न एजुकेशन की अगर हम फील्ड की बात करते हैं तो एक फील्ड है साइंस, मेडिकल, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, मैनेजमेंट, और फिर अदर्स की चर्चा कर लेंगे। ये सारे फील्ड जो हैं वो कहीं ना कहीं एक नए से सोच को डेवलप करते हैं और ये अपने आप में चैलेंजिंग भी है। इन सभी के बारे में चर्चा हमें करनी होगी, साइंस के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड अदर्स में हम लॉ की बात कर लेंगे, जो है कुछ कॉमर्स कॉलेज की बात कर लेंगे, कुछ आर्ट्स कॉलेज की बात कर लेंगे, कुछ जो है आर्ट एंड ह्यूमैनिटी की बात कर लेंगे। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर, तो यहाँ हम बात कर लेंगे इसकी, पूसा, समस्तीपुर। और फिर अदर इंस्टीट्यूट की बात कर लेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं जो है साइंस की, तो यहाँ जो है पटना साइंस कॉलेज, आईआईटी पटना, उसी दौर में है एनआईटी पटना, एंड अदर्स, इंजीनियरिंग कॉलेज। इसकी चर्चा कर लेंगे कहीं ना कहीं एक नए से सोच को लेकर के। अब यहाँ पे हमें तकनीकी शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, इसमें दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज की बात कर लेंगे तो पूसा में 1902 में शुरू की गई, 1902 के आसपास समस्तीपुर पूसा में। अदर इंस्टीट्यूट भी है जो अलग अलग शाखाओं के साथ खुल रही है। अगर हम बात करते हैं अररिया में, कटिहार में, तो जो है एग्रीकल्चर के लिए डेवलपमेंट की बात है, लेकिन जो बिहार में सबसे फेमस है पूसा की बात कर लेंगे। इसके साथ हम साइंस की अगर बात करते हैं तो पटना साइंस कॉलेज की स्थापना की गई, आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, और अदर इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना, जैसे मुजफ्फरपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लेंगे, भागलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लेंगे, गया में इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लेंगे। तो अलग अलग से सोच के साथ डेवलप होता है। अगर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मेडिकल की, तो यहाँ पे जो है शुरुआत दौर के साथ पीएमसीएच जो है, जो पटना में स्थित है, पीएमसीएच पटना, एम्स, एम्स पटना, है ना। फिर एनएमसीएच, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, डीएमसीएच पटना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये जो है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय में इसकी चर्चा कर लेंगे हम लोग, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। इसकी चर्चा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो तीन बातों को हमें ध्यान देना होगा। मेडिकल से जुड़ा हुआ अगर संस्था की बात करेंगे तो सबसे पहले पटना मेडिकल
कॉलेज हॉस्पिटल की बात कर लेंगे जो पटना में स्थित है। बाद में अगर हम अभी तो पटना में एम्स भी आ गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि एनएमसीएच की अगर हम बात करते हैं तो नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ये भी पटना में है। डीएमसीएच की अगर हम बात करते हैं तो डीएमसीएच पटना में ना होकर के दरभंगा में है ना। और दरभंगा बिहार में मिथिलांचल वाले एरिया में है, तो दरभंगा में डीएमसीएच की बात कर लेंगे। और फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर में है, जो अलग, जैसे मान लीजिए कि जो अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, है ना, चंपारण हो गया, तो सभी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जो है वह हॉस्पिटल की बात की गई है जो बड़े लेवल पे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करता है। लेकिन जो मुख्य रूप से हॉस्पिटल की बात कर लेंगे, मेडिकल कॉलेज की बात कर लेंगे, वो पटना में है। और उसकी जो है अलग अलग इम्पोर्टेंस है, जो बिहार में कह सकते हैं कि उसी दौर में शुरू हुआ जो रिवोल्ट ऑफ 1857 टू 1947 का दौर था। इसके आगे जब हम लोग चलते हैं तो ये कह सकते हैं कि एक न्यू सेशन की शुरुआत करेंगे। अच्छा, स्पेस कम है। इसके साथ ही हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे यहाँ पे। मेडिकल कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, पटना लॉ सेंटर है ना, इसकी चर्चा कर लेंगे। चाणक्य मैनेजमेंट सेंटर, और फिर आईआईएम मैनेजमेंट सेंटर। ये कहीं ना कहीं पटना के आसपास के एरिया में डेवलप हो रहे थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों को आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक, ये सबसे पहले तो हमें जो है गांधी को जो है नेशनलिस्ट लीडर के रूप में दर्शाना है। पहले हमें गांधी को जानना होगा। गांधी की अगर हम बात करते हैं विचारधारा को, तो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, हड़ताल, भूख हड़ताल, सर्वोदय, स्वदेशी, चरखा, खादी, स्वराज। अब पहले हमें इन्हें जानना होगा, और इन विशेषताओं को जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक गांधी को राष्ट्रीय नायक के रूप में हम सिद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि गांधी उस विचारधारा की, उस कड़ी की अगर हम बात करते हैं, भारत में गांधी की अगर हम जर्नी की बात करेंगे तो 1915 टू 1947 का दौर जो है वह लगातार गांधी की दौर है, और गांधी इस दौर में रहे भी। और ये इसके पीछे कारण है कि अगर हम इस विचारधारा की चर्चा करें, गांधी युग की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक नई सोच को डेवलप किया जाता है। क्योंकि उस दौर में जब देश गुलाम था तब इस तरह की जो बातें करना बेमानी होती, लेकिन गांधी के जो प्रमुख हथियार थे वो यही था। सबसे पहले हम समझते हैं सत्य, जहाँ पे गांधी कहते हैं कि सत्य जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता। यानी कि सत्य को जीने के लिए, सत्य की जो समझ को जानने के लिए एक नई अप्रोच को डेवलप करते हैं, और ये अपने आप में चैलेंजिंग भी है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सत्य की परंपरा का या सत्य की सोच का, तो एक नई अप्रोच डेवलप होता है, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर हम इस सत्य की परंपरा को बात करें, गांधी की अप्रोच की बात करें, तो एक नई विचारधारा डेवलप हो जाती है। दूसरा बात हम करते हैं अहिंसा की, जहाँ पे गांधी ये कह सकते हैं कि हिंसा न हो करके अहिंसा की जो विचारधारा है वो मजबूत है, क्योंकि अगर उस उतने दिन तक 1915 से लेकर के और 1947 लगभग 32 ईयर्स 1915 से 47 के बीच में गांधी अगर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी कारण है वो है अहिंसा और सत्य की जो है ताकत, या उस समय की जो है वो विचारधारा। दूसरी बात हम लोग कर लेंगे सत्याग्रह, जो ये कह सकते हैं सत्य के लिए आग्रह की बात की गई है। यहाँ पे एक मानवतावादी सोच की बात की गई है कि हमारी आग्रह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, एक प्रमुख विचारधारा के साथ जोड़ना चाहते हैं, और यही कारण है कि बाद में सत्याग्रह के बाद हम हड़ताल की परंपरा को जोड़ते हैं। जो स्ट्राइक स्ट्राइक कहीं न कहीं गांधी का एक प्रमुख हथियार था, और स्ट्राइक के बाद जो है गांधी बाद में हंगर स्ट्राइक जोड़ते हैं। तो ये अपने आप में एक मजबूत परंपरा है और एक मजबूत सोच है कहीं न कहीं डेवलपमेंट के लिए। दूसरी बात हम ये कह लें कि इस दौर में एक नई सोच को डेवलप करने के लिए नई अप्रोच डेवलप करनी होगी। भूख हड़ताल की बात कर लेंगे हम यहाँ पे, और वो होगा आपका हंगर स्ट्राइक, जो अपने आप में चैलेंजिंग है, क्योंकि हंगर स्ट्राइक की जो विचारधारा है वो नई सोच को विकसित करता है, और यही कारण है कि ये अपने आप में चैलेंजिंग भी है। अब आगे होगा हमारा सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब है जो है सबके उदय की बात कर लेते हैं। स्वदेशी यानी कि जो है अपना, स्वदेशी का मतलब है चरखा भी, खादी भी, और जो इनसे निर्मित जो कपास है वो भी अपना हो, यानी कि जो है वो पुराने विचारधारा को कह सकते हैं, या जो है ये कह सकते हैं कि जो विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करना, विदेशी सामग्री का बहिष्कार करना, गुड्स एंड सर्विस को अपोज करना, कहीं ना कहीं एक स्वदेशी की बात थी। और यही कारण था कि स्वदेशी गांधी इसलिए कह रहे थे क्योंकि इनके पास प्रमुख हथियार चरखा और खादी था, और चरखा और खादी के साथ गांधी स्वदेशी और स्वराज के सपना देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं था। इस विचारधारा की अगर हम बात करें तो एक नई सी सोच को डेवलप करते हैं, क्योंकि अगर हम इस विचारधारा की बात करें तो गांधी यहाँ से नई अप्रोच को डेवलप करते हैं। इसके साथ ही हम जो है गांधी की राष्ट्रीय नायक होने के पीछे जो कारक है, अगर हम उसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि चंपारण कहीं न कहीं गांधी के लिए एक नया सा संजीवनी बूटी का काम किया। चंपारण के बाद गांधी खेरा की बात करते हैं, और अगर हम उस विचारधारा की बात करें, खेरा की डेवलपमेंट की बात करें, तो एक नई शुरुआत की बात कर लेंगे खेरा। और फिर अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या भाई, अहमदाबाद में कंपनी मूवमेंट है ना, अहमदाबाद कंपनी मूवमेंट। कंपनी मूवमेंट, तो ये कहीं ना कहीं दोनों जो प्रमुख है 1918 के दौर में शुरुआत हुए। यहाँ से हम गांधी की विचारधारा को अगर हम देखें तो फिर गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौर में पूरे देश के लिए एक नई सोच के साथ आए। अच्छा, शुरुआत दौर में जो 17 और 18 में घटना हुई, चंपारण, खेरा और अहमदाबाद, इसमें गांधी गए नहीं थे, गांधी को लोगों ने बुलाया था। लेकिन बाद के दौर की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि एक नई सोच को डेवलप करते हैं, और यही कारण है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौर में 1920 के दौर में गांधी एक नई सोच को डेवलप करते हैं। इसके आगे जब हम लोग चलेंगे तो फिर चर्चा होगी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, और ये एक नई सोच और एक नई प्रवृत्ति को डेवलप करता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और ये 1930 के दौर में शुरू हुआ। और फिर हम क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ गांधी को जोड़ेंगे। इसके बीच में जो है और भी विचारधाराएं हैं जो गांधी के साथ बताना है। जैसे अगर हम बात करते हैं अपोज ऑफ 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो है सपोर्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन यानी कि प्रांतीय चुनाव की हम बात कर लेते हैं, और फिर जो है अगस्त ऑफर की बात कर लेंगे, पर्सनल सत्याग्रह की बात कर लेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना। तो कहीं ना कहीं गांधी उस सब विचारधाराओं में सामने होते हैं, या अपोज ऑफ साइमन कमीशन की बात करते हैं, सपोर्ट ऑफ नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं, गांधी रिवन डेवलपमेंट की बात करते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। तो इन सभी जगहों पे गांधी एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, और यही कारण है कि 1919 से 1948 के कार्यकाल को गांधी युग के रूप में जाना जाता है। और यही कारण है कि इस विचारधारा के समय की अगर हम प्रवृत्तियों की बात करें, एक नई सोच की बात करें, तो यहाँ एक नई सोच को
डेवलप करते हुए गांधी दिखते हैं, जो अपने आप में अलग है। अब आ जाइए, इन चीज़ों को एक बार देख लेते हैं हम लोग फिर, कि गांधी का जो प्रमुख सोच है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे लीडर के रूप में है, गांधी जो किसी भी पार्टी या किसी भी पोस्ट से ऊपर है। पार्टी और पोस्ट से ऊपर है गांधी, ये दोनों से सोच के ऊपर की बात है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि 1915 से लेकर 1948 के बीच में गांधी ने जो भी अप्रोच डेवलप किया, उसमें जो सबसे बड़ा सा दौर है वो ये है कि देश के लोग को सच कहने की आदत हो गई। ये गांधी की ही देन है कि जो है इनकी हैबिट ऑफ ट्रू वेल, अगर हम बात करते हैं कि सच कहने की आदत हो गई लोगों की, ये गांधी की देन है। और फिर जो है हड़ताल या भूख हड़ताल जैसे टर्म्स मजबूती का कारण हो गया, कह सकते हैं मजबूती का कारण हो गया। और ये कहीं ना कहीं गांधी की देन है। या फिर जो है सत्य और अहिंसा के साथ स्वदेशी और पूर्ण स्वराज जैसे टर्म्स जो हैं वो गांधी की विचारधारा को डेवलपमेंट करता है। और फिर स्वतंत्र भारत की सपना की बात करते हैं, है ना, संविधान निर्माण, इस तरह की जो सोच है, इनकी सोच थी जो कहीं ना कहीं इन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में, राष्ट्रीय लीडर के रूप में, राष्ट्रीय नेता के रूप में इनको पहचान दिलाता है। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गांधी की विचारधारा की बात करें, गांधी की सोच की बात करें, या गांधी को उस समय की अप्रोच की डेवलपमेंट की बात करें। आ जाइए, अब आगे हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए, क्या यह एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था। ठीक, दो तीन बातों को यहां हम समझेंगे। एक तो भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 9 अगस्त को हुआ 1942 में। दूसरी बात ये कह लेंगे कि यहाँ स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है डू और डाई, जो गांधी के द्वारा दिया गया। अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं एक नई सोच को डेवलप करता है, करो या मरो, करो या मरो, इस डेवलपमेंट को जोड़ता है। अगर हम इस विचारधारा की बात करें तो दो तीन बातें और समझनी होगी कि इसका जो स्टार्टिंग लीडरशिप है, स्टार्टिंग लीडरशिप जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा हुआ। महात्मा गांधी के द्वारा हुआ स्टार्टिंग लीडरशिप। दूसरी बात हम लोग ये कह लेंगे कि यहाँ एक नई अप्रोच डेवलप होगी महात्मा गांधी के साथ, जो प्रारंभिक नेतृत्व हुआ, कि कहीं ना कहीं बाद में जाकर के, या कह सकते हैं कि आफ्टर अरेस्टेड ऑफ गांधी, दिस मूवमेंट वाज सेल्फ। ये स्वतः हो गया, या स्वतः स्फूर्त की बात हम कर लेते हैं, हो गया। और ये अपने आप में एक नए से डेवलपमेंट की बात करेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, इसके बारे में ये कह लेंगे कि पहली बार भारत में पैरेलल गवर्नमेंट की बात की गई। पैरेलल
गवर्नमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं समानांतर सरकार। समानांतर सरकार। और समानांतर सरकार जो है उस समय मुख्य रूप से 3 जगहों पे चली। अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि 3 जगहों पे समानांतर सरकार की बात की गई। एक जो सबसे पहला है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेंगे बलिया, यूपी। और यहाँ चीतू पांडे के साथ, किसके साथ भाई? चीतू पांडे के साथ समानांतर सरकार चली। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं और वह प्लेस है मिदनापुर, और ये वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ पे तामलुक ट्राइबल्स थे। कौन थे भाई? तामलुक ट्राइबल्स लोग थे। और जो ट्राइबल्स है तामलुक, ये लोग के साथ मिदनापुर में पटेल गवर्नमेंट की बात हुई। और तीसरा जो है सतारा, महाराष्ट्र। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो चौहान एंड पाटिल के साथ पटेल गवर्नमेंट की बात हुई। एक और बातों को समझना होगा कि 9 अगस्त 1942 अर्ली मॉर्निंग arrested all eminent leader of इंडिया। और इसके बाद ही चीज़ें डेवलप हुई। तो यह शुरुआत दौर में अगर हम बात करें तो एक मजबूत स्थिति है। तो 9 अगस्त 1942 को जो है वो सुबह में ही जितने भी भारत के प्रमुख जो है वो लीडर थे, यूनियन पर्सनालिटी थे, वो सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और यही कारण है कि ये आंदोलन जो है वो सेल्फ हो गया। और सेल्फ के दौर में अगर हम बात करें तो एक नई अप्रोच डेवलप हुई, एक नई सोच डेवलप हुई। और ये अपने आप में चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर हम इस विकास की बात करें, इसकी हम डेवलपमेंट की बात करें, तो एक नई सी सोच को डेवलप करता है। इसके आगे जब चलते हैं हम, तो मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। जो है अगर हम यहाँ बात करें तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं 69th बीपीएससी में, है ना। 69th बीपीएससी में क्वेश्चन था मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से कुछ भागों में बांट देंगे। एक तो मृदभांड कला, दूसरे की अगर हम बात करें तो जो है गुहा चित्र की बात कर लेंगे, स्तूप की बात कर लेंगे, शिलालेख की बात कर लेंगे, और फिर जो है रॉयल आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट की बात कर लेंगे इस दौर में। शाही कला, शाही कला कहाँ कर देंगे भाई? शाही कला की अगर हम बात करते हैं तो ये एरिया होगा आपका मगध महाजनपद, मगध महाजनपद के आसपास। और महत्वपूर्ण कला की अगर हम बात करते हैं तो यह सभी क्षेत्रों में, मगध महाजनपद को छोड़कर, मगध
महाजनपद को छोड़कर, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर बौद्ध धर्मावलंबी जो हैं उनका निवास स्थान की बात कर लेंगे। महामात्र का निवास स्थान की बात कर लेंगे। संघ चित्र की बात कर लेंगे, और ये अपने आप में चैलेंजिंग होगा अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ अगर हम विकास की अवस्था की बात करेंगे तो बौद्ध संघ की बात कर लेंगे, सांची स्तूप की बात कर लेंगे, इसके बाद मथुरा यक्ष यक्षिनी की मूर्ति की बात कर लेंगे, प्रमुख स्तंभ की बात कर लेंगे, और चित्रकला की भाषाई लेखन की आकृति की चर्चा कर लेंगे, और फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है संथाल। संथाल भी हम लोग कर चुके हैं 69 बीपीएससी में। जाहिर सी बात है, संथाल परगना की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक नई अप्रोच को डेवलप कर रहा है, क्योंकि संथाल में जो है वो चर्चा हम लोग करेंगे 1855-56। दूसरा भागलपुर क्षेत्र दामन ए कोह की बात की गई है, दामन ए कोह की बात की गई है। ब्रिटिश और संथाली के बीच ये कहीं ना कहीं एक नई सोच की बात करेंगे। चांद भैरव सिद्धू कान्हू शोषण अंग्रेज जमींदार ठेकेदार और साहूकार। और अंततः है संथालों का पराजित हो जाना एक नए अप्रोच को डेवलप करता है। अब अगर हम देखें इन चीज़ों को, पहले समझ लीजिए एक बार, कहीं ना कहीं नई अप्रोच थी। हम लोग बात करते हैं 1855-56 ईस्वी में, जो है वो बिहार के भागलपुर के आसपास के जो गंगा बेसिन वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में
जो है एक्चुअली संथाल परगना का जो क्षेत्र है, अगर हम उसकी बात करें तो अंग्रेज चाहते थे कि वो एरिया जो है काफ़ी एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल है, तो उसको हम लोग अपने उपयोग के लिए रखें। और उस समय संथाल परगना के जो लोग थे वो उस एरिया में जो जंगल बसा हुआ था उसी में रुके थे। उनको लगता था कि हम अपना एरिया छोड़ के कहीं और नहीं जाएंगे, और यही कारण था कि यहाँ बार बार चीज़ें मांग की जा रही थी और अपने आप में इन चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया जा रहा था। अब सबसे बड़ी बात ये है कि संथाल परगना के जो आदिवासी समूह के जो लोग थे, प्रथम आदिवासी विद्रोह भी है बिहार के लिए ये, तो यहाँ के लोगों को सोच था कि हम अपनी एरिया को, अपनी क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे, और अंग्रेज़ों को लगता था कि ये काफ़ी फर्टाइल एरिया है। और अगर हम 1850 से पहले की बात कर लें तो इंडिया में अगर अंग्रेज़ों की गुलामी है तो उसके पीछे जो उनकी बेनिफिट्स थी वो था एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि जो भारत में आय का जो साधन था 1850 से पहले, वो दो ही चीज़ें था, या तो कृषि और फिर पशुपालन। क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कोई बात हुई नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि जो भी ज़मीन उपजाऊ हो, जो गंगा बेसिन वाले हो, वहाँ की ज़मीन को जो अंग्रेज अपनाना चाहते थे। और जो इसी कारण से जो युद्ध हुआ वो ब्रिटिश और संथाली के बीच हुआ। लेकिन उस दौर में अंग्रेज चांद भैरव सिद्धू कान्हू जो है उनके प्रमुख नेता थे, संथाली नेता। और शोषण जो है, उनको लगता था कि शोषण सिर्फ अंग्रेज कर सकते हैं जो ब्रिटिशर्स है, लेकिन भारत के जो जमींदार, ठेकेदार और साहूकार थे, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन लोगों ने भी इनका साथ नहीं दिया, जबकि यह संथालियों को लगता था कि भारत के जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे मतलब संपर्क में है या हमसे जो है जुड़े हुए हैं। लेकिन संथालों का पराजित हो जाने के पीछे कारण है कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी साथ नहीं दिए और अंग्रेजों ने इस युद्ध को दबा दिया। साथ ही साथ उनकी अगर हम बात करें तो अंग्रेजों की सोच नहीं थी, उनका नया अप्रोच था, उनके साथ जो है हथियार थे, इनके पास तीर और कमान और जो है ईश्वर की आस्था, और यही कारण है कि यहाँ पे इनकी हार हुई। एक नई सोच के साथ डेवलप हुआ। अब हम बात करते हैं चंपारण, ये भी हम लोग 69 में कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन किया गया है उस पर अधिक समय देने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ये 1917 की बात कर लेंगे, अप्रैल के महीने में, है ना। ये सब कुछ आपको तैयार होगा अगर आप लोगों ने 69 बीपीएससी देख लिया होगा। राजकुमार शुक्ल की बात कर लेते हैं, और जो है ये यहाँ के लोकल लीडर के रूप में डेवलप हुए। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे तीन कथिया पद्धति यानी कि सिस्टम की बात कर लेते हैं, और फिर जो है ये चर्चा कर लेंगे कि मेन लीडरशिप किसका रहा, तो वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और इनकी प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो था इंडिगो को लेकर के। इस पर आपको खेती करना ही था 3/20 पार्ट पे, 3/20 पार्ट्स पे जो है इंडिगो खेती यानी कि नील की खेती की बात थी, और ये अपने आप में इम्पोर्टेंट रहा। इसके आगे जब हम चलते हैं तो गांधी कुछ सहयोगी हैं जिनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। नरहरि पारिक, महादेव देसाई, महादेव देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, और फिर एरिया की हम बात कर लेते हैं तो चंपारण है, और इसमें गांधी की जीत हुई। उसका मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो वो है मोतिहारी, है ना। और ये अंततः जो है वो हम जीत की बात कर ले, गांधी की सोच हुई, और यहाँ से गांधी का जो है फर्स्ट लीडरशिप था गांधी का
कहाँ भाई? इंडिया में। किसका? गांधी का। तो कहीं ना कहीं गांधी की जो प्रथम लीडरशिप के रूप में चीज़ों को डेवलप की गई थी, जिसकी चर्चा हम यहाँ कर लेंगे। और ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। चंपारण, चंपारण हम लोग पहले भी कर चुके हैं। और फिर हम चर्चा कर लेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की स्वतंत्रता आंदोलन। ये भी क्वेश्चन 68 में हम लोग कर चुके हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन की प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इनकी सोच थी, उस सोच को डेवलप करना है, उस विचारधारा को डेवलप करना है। क्योंकि अगर हम इस विचारधारा की बात करें तो यहाँ एक नई अप्रोच को डेवलप किया जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा मानवतावादी सोच। मानवतावादी सोच। दूसरी बात हम कह लेंगे सर्वधर्म अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विकास शिक्षा का वास्तविक अर्थ। इन सबको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसी सोच के कारण जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, इस विभाजन के समय यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को टैगोर ने संपूर्ण देश में क्या की अगर बात करें तो रक्षाबंधन मनाने की बात की। दूसरा हम लोग बात करें तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में यानी कि नेशनल मूवमेंट में मानवतावादी सोच को विकसित करने का प्रयास किया। और ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करें, इनकी डेवलपमेंट की बात करें, तो अगर कह सकते हैं कुछ दौर में जो इनकी एकाधिकारवाद है, जो इनकी सोच है, इनकी मानवतावादी सोच के प्रति जो समन्वय है, वो कहीं ना कहीं एक नई सी विकास के दौर को डेवलप कर रहा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम विचारधारा की बात करें तो मैकाले की शिक्षा नीति की अगर डेवलपमेंट की अगर हम शुरू करें तो उस दौर में मैकाले की शिक्षा नीति जहाँ जो है अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने की बात की गई, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो समझ थी उनकी विकसित थी। उनको लगता था कि भारत से बाहर जा कर के और जब हम कोई भी नेतृत्व करेंगे तो वहाँ अंग्रेजी अनिवार्य रूप से आना चाहिए। और यही कारण है कि बाद में उनको नाइटहुड की उपाधि भी सौंपी गई थी, जिसको उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौर में या उसके हत्याकांड के बाद उनको वापस कर दिया, टाइटल को रिटर्न कर दिया। अब रविन्द्रनाथ टैगोर की एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि उनकी सोच हमेशा मानवतावादी रही है, कि सबके प्रति एक संभाव की बात। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर के, जो हमारा सेक्शन है राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका अगर हम देखें तो शुरुआत दौर में खुल करके जब 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात की गई,
यानी कि बंगाल को दो भागों में, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। उस दौर में इन्होंने जो घोषणा की डेट दी गई थी कि विभाजन 16 अक्टूबर को होगा, इन्होंने 16 अक्टूबर को संपूर्ण बंगाल में रक्षाबंधन मनाने की बात की कि रक्षाबंधन दिवस, और कहें कि हम अलग नहीं हो सकते, हम एकजुट हैं, हम चीज़ों को डेवलप करेंगे। तो इस तरह की जो है सोच इनकी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका या जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि इस दौर में जो भी अप्रोच इनकी डेवलप हुई वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण सोच थी। इनकी मानवतावादी सोच हो या भारत के प्रति एक जो है प्रमुख एक अधिकार हो, या फिर अगर हम थोड़ी सी चीज़ों को देखें इनके समय में तो सर्वधर्म समभाव की बात जो इन्होंने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं, और शिक्षा का वास्तविक अर्थ को बताने की बात इन्होंने किया है। शांति निकेतन के साथ ही जो है अगर हम जर्नी की बात करते हैं तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ की बात करते हैं, यानी कि इन्होंने यह कहने का प्रयास भी किया है कि शिक्षा का महती ये सिर्फ अर्थ नहीं है कि जो है ज्ञान की जो है मजबूत अवस्था, जबकि संस्कार और संस्कृति को भी इन्होंने डेवलप होने की बात किया है। और संस्कार संस्कृति जो है वो सुरक्षित हो, विकसित हो। इस परंपरा का विकास तभी संभव है जब, अगर हम इस विकास की अवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। और संस्कार और संस्कृति तभी जीवित होगी जब हमारी सोच जो है वह मानवतावादी सोच होगी, और फिर हम आज़ाद होंगे। यानी कि गुलाम भारत की परंपरा के साथ हम इस सोच को विकसित नहीं कर सकते। और यही कारण है कि अगर हम लोग ये चर्चा करें कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस दौर में क्या पहल की, या उस पहल की अगर हम समीक्षा करें तो ये मजबूती से चीज़ें सामने दिखती हैं कि कहीं ना कहीं एक नई सोच थी जो अपने आप में चैलेंजिंग थी, और वो अपने आप में एक्सेप्टेंस भी है। तो आज की क्लास जो हमारा 67 बीपीएससी का था, इसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन 38 मार्क्स के और 19 यानी कि 19 नंबर के 3 क्वेश्चन किए। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि मात्र 3 साल की क्वेश्चन की डिस्कशन में ही करीब करीब 8 में से 4 क्वेश्चन वो एक जैसा हुआ, और ये दिखा रहा है कि बिहार की जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उसके लिए अगर आप सिर्फ 10 साल के क्वेश्चन को लिख लेते हैं तो लगभग 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सभी क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। हालांकि 68 और 69 बीपीएससी की जो अप्रोच है उसको देखने से एक और बात भी मजबूती से समझ में आ रही है कि लघुत्तरीय क्वेश्चन जो शॉर्ट टर्म्स के क्वेश्चन है 7 और 8 मार्क्स के लिए, उसके दायरा अब थोड़ा सा विस्तृत किया जा रहा है। और इसके पीछे कारण है कि जो एक परंपरा से चीज़ों को डेवलप की जा रही थी 38 मार्क्स के क्वेश्चन, जैसे हम उदाहरण के लिए आर्ट एंड कल्चर की बात कर लेते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर में सिर्फ पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, लोग सुरक्षित रहने के लिए मंजूसा और जो है कह सकते हैं मिथिला पेंटिंग को कर लेते थे। लेकिन अब जाकर के अब देखें तो आर्ट एंड कल्चर जो प्राचीन इतिहास के दौर में हुआ उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उत्तर भारत के मंदिरों के इतिहास की पूछी जा रही है। नागर शैली और बेसर शैली की मंदिरों की अवस्था को भी अब जानने की ज़रूरत है। दूसरा, आज तक कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से जो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन 68 बीपीएससी में 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पूछा गया है, जबकि 69 बीपीएससी में 1892 का जो है एक्ट को पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब थोड़ा सा उस एरिया में भी हमको ध्यान हम सभी को देना होगा जो छोटे छोटे से टर्म्स हैं। जैसे इस बार जो बीपीएससी की फाउंडेशन बैच की हिस्ट्री हमने कराया, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि जो भी क्वेश्चन 450 या 400 वर्ड में नहीं बनते लेकिन इम्पोर्टेंट है, उनको भी करना आवश्यक है। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की, आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, सत्यशोधक समाज की, रामकृष्ण मिशन की, रवि स्वामी विवेकानंद की, तो ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं पूछे गए थे, लेकिन अब सोशल हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। या फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री की हम बात करें तो जहां पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करते हैं, स्रोत स्प्लिट की बात करते हैं, होम रूल लीग की बात करते हैं, साइमन कमीशन की बात करते हैं, नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं, गांधी विंड पैक्ट, पूना पैक्ट की बात करते हैं, 37 की स्टेट इलेक्शन की बात करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी अब पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
तो लगता ये है कि आर्ट एंड कल्चर के लिए एंशिएंट और मिडिएबल के भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर आप बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उसको पढ़ लीजिए। और मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग प्रत्येक टॉपिक को इस तरह से तैयार रखिए कि 80 से 100 वर्ड के क्वेश्चन लिखने हो तो फिर आसानी से लिखे जा सके। इसका भी आप काम कर लेंगे और बाकी आप 10 साल के क्वेश्चन कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल परंपराएं हैं, जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है, उसके 114 नंबर के क्वेश्चन में आपको सभी क्वेश्चन याद मिल जाएंगे, है ना। एक और बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 38 मार्क्स के क्वेश्चन में दो ऑप्शन है, या तो पहला लिखिए या और करके दूसरा। लेकिन आपको अगर दोनों तैयार हो तो उस दौर में इस बात की आप ध्यान रखिएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर जनरलाइज हो जाएगा और किस क्वेश्चन का आंसर स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे तो 2 से 3 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें मार्क्स अधिक से अधिक लाने हैं। तो क्वेश्चन कौन सा लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर कितने में बैलेंस हो सकता है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम पास करने के लिए जो है प्लानिंग के साथ साथ नॉलेज के साथ साथ एक एक्यूरेसी और अप्रोच को भी डेवलप करना होगा कि कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी उपयोगिता कैसी है, और उस क्वेश्चन का आंसर अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे, और इस क्वेश्चन को लिखते हैं तो क्या लॉस हो सकता है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग 66 बीपीएससी या अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।